हो गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और रात के अभी 9 बज गए हैं। कोशिश तो रहती है कि सवेर आए, लेकिन कुछ कारणवश कार्य में बिजी होने के कारण हम आप लोग से ज़्यादा सवेर नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन फिर भी जो हम बोलते हैं कि आपसे जुड़ेंगे तो जुड़ते हैं, इसीलिए इन बातों पर ध्यान नहीं, थोड़ा लेट हो जाती है। देखिए, अभी जो हम हल करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक रात हम आपको लाइव आते हैं और मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, और दिन में आपको वीडियो बनाकर या लाइव के मार्फत आपको बताते हैं कि आज जो है कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम आज भी दिन में लाइव आकर के बताए थे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसका हल हम अभी बताते हैं। ये भी जानकारी आपको होगी। और यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन जितने दिन एग्जाम होगी, प्रत्येक दिन आपको लाइव के द्वारा शाम में मैथ का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और दिन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका लाइव या वीडियो के द्वारा आपको इसका प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ गए हैं जो भी, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। किस तरह के प्रश्न आज आए हैं हम सभी प्रश्न को देखेंगे। सूरज देखिए कौन सब जुड़ गए हैं। अच्छा, सूरज जी, RDX गोस्वामी से कौन जुड़े हैं? अभिषेक जी जुड़े हैं, ममता जुड़ गई है, गुरु मिल्खा भी जुड़ गया, मुस्कान जुड़ गई है। चलिए और जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, हम क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। ग्रुप में सब कुछ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके। चलिए आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है 8 गुना 21 गुना 24 बट्टा 48 गुना 7 गुना 15, इसका सरल रूप क्या है? मतलब काट के आपको इसका जवाब देना है। यानी कि सरलतम रूप का मतलब होता है जिस भिन्न का अंश और हर का मौसा एक होता है, वो सरलतम भिन्न होता है। यानी जितना कट सकता है इसको काट दीजिए। तो यहाँ देखिए, इसको 7 से काटिएगा, ये 7 से हो जाएगा आपको 7 तिया 21, यहाँ 8 से 8 छक 48, उसके बाद 3 से देखिए 3 दूनी 6, 2 से हो गया 12, अब ये हो गया 3 चौके 12, ये हो गया 3 पंचे 15, यानी 4/5। इसका मौसा 1 हो रहा होगा, ठीक है। इसका मौसा आप देखिएगा तो इसका मौसा 1 आता है। यही हो गया सरल रूप या सरलतम रूप। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न एक और है, सिंप्लीफिकेशन से पूछा है, और अभी प्रत्येक दिन सिंप्लीफिकेशन का 2-3 क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। और हम जो है कि आपको कल वीडियो बनाए थे, जिस वीडियो में आपको रात वाले वीडियो में बताए थे कि किस तरह के सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तो फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है, और दूसरा जो है आपको बोर्ड मास से संबंधित पूछ रहा है, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नीरज जी जुड़े हैं, RDX, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था।
दूसरा प्रश्न में पूछा सिंप्लीफिकेशन का 2 + 1/1, फिर इधर 2 + 1/, इधर हो गया 1/3, इधर 1 माइनस। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी दिया जाता है तो क्या करते हैं, हम बट्टा से यानी उल्टा चलते हैं। पहले हम इसका हल करेंगे, इतना का हल करेंगे। इसका हल करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 2/3। अब क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 का उल्टा 3/2, और यहाँ इंटू हो जाएगा। तो ऊपर में तो 1 है तो ये 3 हो जाएगा बट्टा में 2, और इधर इसमें 2 जोड़िएगा तो 2 में अगर हम जोड़ते हैं 3/2 तो एलसीएम हो गया 2, और यहाँ 2 दूनी 4 और 3 7/2। अब फिर क्या होगा, ये फिर से उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 2 है, अब प्लस में यहाँ 1 से गुना होगा 2 का तो कोई फर्क नहीं, 7/2 का उल्टा हो जाएगा 2/7। यहाँ 1 था, अगर कोई और अंक रहता तो इसको हम इंटू कर देते, नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे 7 हो जाएगा। ये 7 दूनी 14 और प्लस 2 यानी कि 16/7। ठीक है, कैसे करना है हल देख लिए। बट्टा वाला जो प्रश्न रहता है इस तरह से, तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं, इसका बट्टा पर का घटाव करेंगे तो ये हो गया आपका 3 - 1 यानी 2/3। अब ये 3 को बट्टा में रहता है तो उल्टा कर देते हैं, तो 2/3 था तो उल्टा हो गया 3/2। यहाँ 1 से गुना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट्टा में 2 एलसीएम ले 2, और 2 दूना 4 और इधर 3 7/2। फिर से क्या किया, इधर 2 बाकी था तो 2 प्लस, और 7/2 का उल्टा हो जाए क्योंकि 1/, आया है इसलिए अपोजिट हो जाएगा। एलसीएम लेने पे ये जो है 7 दूना 14 और तो 16/7। इस तरह से आंसर दिया है 16/7। तो ठीक, नहीं तो पूर्णांक में होगा तो 7 दूनी 14 और 2 16, इस तरह से भी लिख सकता है। पूर्णांक में इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2/2/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। बादल जी जुड़े हैं, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था बोर्ड मास, यहाँ पे जो पूछा हुआ था तीसरा, यह दशमलव भिन्न के चैप्टर में आप पढ़े होंगे। दशमलव भिन्न में रेकरिंग का प्रश्न है, -2.79 इस पे रेकरिंग। ठीक है, इसमें देखिए जब रेकरिंग होता है तो पहले आप समझ लीजिए कि दशमलव के आगे जैसे 0.31 इस पे रेकरिंग हो तो दशमलव के आगे जितने अंक पे रेकरिंग होता है बट्टा में उतना ही 9 का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ 31 पे रेकरिंग है दशमलव के आगे तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 आएगा, और ऊपर में आपका कितना 31 का 31। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से संबंधित बता रहे हैं आपको, फिर आगे जो अगर पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ऐसा रहे 0.32, ठीक है, लेकिन रेकरिंग सिर्फ 2 पर रहे तो क्या करना है, रेकरिंग का मतलब होता है कि वो लगातार संख्या जारी है, वो खत्म नहीं हो रही है। तो जितना पर रेकरिंग उतना ही 9, तो 1 अंक पे रेकरिंग तो 1 9 हुआ, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए एक 0 का प्रयोग, जितना पे रेकरिंग उतना 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। ऊपर में कुल अंक लिख देना है जो संख्या दिया गया है, और माइनस उसको करना है जो आप पे रेकरिंग नहीं था। तो 3 पे रेकरिंग नहीं था तो माइनस हो गया, अर्थात 29/90। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह के प्रश्न पूछ दिए हैं तो हो सकता है यहाँ बिना रेकरिंग का भी प्रश्न पूछे, तो आप समझ जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं कुल में से, और बट्टा में जितना पे रेकरिंग उतना 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना के लिए 0 का प्रयोग। अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0.68 पे रेकरिंग -2, फिर माइनस, क्योंकि माइनस लगा तो माइनस ही होगा, 0.79 पे रेकरिंग। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 68 है, और बट्टा में कितना, दोनों पे रेकरिंग तो 99, इधर -79 है, बट्टा में क्या करेंगे 99 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पे रेकरिंग है। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस, इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 99, और यहाँ इससे बढ़िया हो जाएगा, 1 मिनट, इसको हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 99, और यहाँ 68, और ये हो गया कि माइनस में आ रहा है ना, इसको माइनस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 हो गया, और ये हो गया 7 में से तो 1, 11 माइनस में आ रहा है, देखिए माइनस में, तो ये क्या हो गया 1 - 11/99, तो एलसीएम में 99, और यहाँ हो जाएगा 99 - 11, यानी कि ये हो गया 88/99।
ठीक है। या इसको हम यहाँ भी काट देते 11 नमा 99 करके भी, या यहाँ पे हम काट देते हैं, ये हो गया 11 अट्ठे 11 नमा यानी 8/9। ठीक है, और 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.8 पे रेकरिंग। देख लीजिए क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, रेकरिंग हटाए हैं, इसको अलग अलग कर दिए, 3 अलग किए 2 अलग किए, माइनस लगा था तो दोनों में माइनस हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, प्लस 68/99 2 अंक पे रेकरिंग तो डबल 9, यहाँ भी 2 अंक पे रेकरिंग तो डबल 9। इसका एलसीएम ले लिए तो 11/99 माइनस में, क्योंकि इसका माइनस का मान ज़्यादा था। अब देखिए हम चाहते तो हम यहाँ भी काट लेते, नहीं तो देखिए इसको हम यहाँ पे काट लेते हैं तो और थोड़ा छोटा लगेगा सवाल। इसको हम यहीं पे यदि काटे 11 नमा 99 तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/9 यानी एलसीएम लेने पे ये हो गया 9, और इधर हो गया 9 में से 1 तो 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जितना बट्टा में 9 है उतना ही अंक के बाद दशमलव रेकरिंग, तो 1 अंक पे रेकरिंग 0.8, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि अब इसको तोड़िएगा तो 8/9 ही लिखिएगा ना, इसलिए आपका आंसर रेकरिंग में 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा था, अगला प्रश्न है 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का लौसा ज्ञात करें। तो देखिए जब भी भिन्न के रूप में रहे और आपसे एलसीएम पूछे तो भिन्नों का लौसा होता है अंशों का लौसा बट्टा हरों का मौसा, यानी ऊपर वाले का लौसा बट्टा नीचे वाले का मौसा। यदि इसी प्रश्न में मौसा पूछेगा तो आप ऊपर वाले का मौसा लिखेंगे तो नीचे का लौसा, यानी जो पूछे वो ऊपर में लिखना है, अपोजिट नीचे, लौसा ऊपर होगा तो नीचे मौसा, और मौसा पूछेगा तो नीचे लौसा होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसके बट्टा में कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो गया, इसका मौसा 1 हो गया, और लौसा के लिए ऊपर में देखिए तो 6 से 6 दूनी 12, एलसीएम हो गया कितना 12, 1 2 4 और 6 का एलसीएम 12, और बट्टा में देखिए 2 5 7 17 कोई कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए मौसा कितना 1, अर्थात कितना 12। तो इसका पूछेगा कि लौसा क्या होगा तो 12 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 768 है, दो संख्याओं का गुणनफल 768 और लौसा दे दिया 96, तो कहता है कि इन संख्याओं का मौसा क्या है। तो देखिए मौसा का फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा लौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 768 और बट्टा में लौसा अर्थात 96। फॉर्मूला होता है मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, या इसी को हम कहते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बट्टा में जो है कि हम लौसा लिखते हैं, ये होता है मौसा का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसको हम कट करते हैं, ये हो गया 4 से, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 एकान 4, 3 हो गया, 4 9 36 और 4 दूना 8। यहाँ से देखिए तो और अगर काटना चाहे तो 8 तिया 24, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 3 से 3 8 है, अच्छा 8 ही कट रहा है तो कितना 8 हो गया, मौसा कितना होगा तो 8 होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन दे दिया गया है, पहला ऑप्शन में 35 78, दूसरा ऑप्शन में 63 810, तीसरा ऑप्शन में 53 7804 और चौथा ऑप्शन है 31 25 73 6। कहता है 24 से कौन सा विभाजित है, 24 से भाग लगाना है, कौन सा, तो 24 से भाग देंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा, तो हम क्या बताए थे इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है जिसका मौसा 1 हो जाए। 8 तिया 24, यानी जिस संख्या में 8 और 3 दोनों से भाग लगेगा वह संख्या 24 से विभाजित होना है। तो आप 8 और 3 का आसान है, 3 का नियम है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यानी अंकों को जोड़कर यदि आप 3 से विभाजित हो जाता है यानी उसके गुणज के रूप में आ गया तो समझेंगे वो 3 से कट जाएगा। 8 के लिए क्या है, अंतिम का 3 अंक कट जाता है तो वो क्या होता है 8 से विभाजित हो जाती है।
सबसे पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं, अंतिम 3 अंक ही चेक करना है। यहाँ से चेक करिए तो 8 सत्ते 56 और इधर 8 18 हो गया, तो 8 दूना 16 पूरा कटता नहीं, इसीलिए 8 से तो कटेगा नहीं। 8 से देखिए 8 का 8, ये नहीं कट रहा है ना। यहाँ से देखिए तो 8 से 8 का 8, 0 और 4 ये नहीं कटेगा। 8 से 8 9 72 और 1 पर 6 16, 8 दूना 16, ये 8 से एक ही ऑप्शन है लास्ट में कट रहा है, तो तीनों वाला कटता ही होगा, जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेक करना है, चेक कर लीजिए। 3 1 4 2 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21 और 6 27। देखिए इनका योग भी 27 होता है जो 3 से विभाजित है, और अंतिम का 3 अंक भी है जो 8 से कट जाता है, इसलिए 8 और 3 से कट गया, इसका मतलब 24 से विभाजित है। ठीक है, सवाल समझ गए। इस तरह के अगर अंक बढ़ा दे दे तो 2 पार्ट कर दीजिएगा मौसा के रूप में। अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न में कहता है 3 संख्याओं का योग 216 है, तो 3 संख्या हम क्या करते हैं, एबीसी मानते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 261। कहता है पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, यानी a अनुपात b दे दिया 2:3, और दूसरी और तीसरी, पहली संख्या का मतलब a से है, दूसरी संख्या का मतलब b से है, तीसरी संख्या का मतलब c से है। तो पहली दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है यह दे दिया 3:4। तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए b का मान यहाँ जो लिखे थे दोनों जगह हम यहीं लिख दिए, b c है ना, दूसरी तीसरी, तो b:c। देखिए b यहाँ भी 3 है, अब b यहाँ भी 3 ही है, अर्थात इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a:b:c। a का मतलब 2, b का मतलब 3, c का मतलब 4 से, क्योंकि कॉमन ही है तो सेम मिल रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब b का हिसाब से पूछ रहा है कि दूसरा हिस्सा, तो टोटल कितना है, तो 261। तो 261 गुना, बांटते कैसे हैं, जो भाग पूछ रहा है, दूसरा भाग पूछा तो ऊपर में 3, अब बट्टा में क्या करना है, सभी को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2 3 5 4 9 है ना। अब यहाँ से देखिए काट के, तो 9 से 3 से 3 तिया 9 हो गया है ना। अब 3 से इसको काटिए तो ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 7 21, यानी कि 87। यानी बीच वाला जो संख्या पूछेगा तो क्या आंसर होगा, 87 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सवाल भाषा में दिया था, हम इसको ABC के रूप में लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कहता है एक शहद एक पीपा में शहद और पानी 5:2 के 49 लीटर मिश्रण से भरा है। इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न में कहा कि एक पीपा में शहद और पानी क्या है, 5:2 में है, और कितना लीटर है, तो टोटल 49 लीटर का भाग है। अब कहता है इस मिश्रण को हमको क्या करना है, 7:4 के रूप में बदलना है। तो कहता है पानी कितना मिलाएंगे, तो पहले देखते हैं पहले इसमें पानी कितना था। तो हम यहाँ पे देखिए पहले पानी का भाग निकालते हैं। पानी कितना, शहद और पानी है, शहद और पानी है, तो पहले शहद कितना, कैसे बांटते हैं, तो 49 है टोटल, गुना शहद का भाग कितना है, देख लीजिए 5 है, और बट्टा में दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो 5 2 7, तो 7 7 49, यानी 7 5 35 हो गया शहद। तो पानी कितना आप घटा भी सकते हैं या उसको फिर दोबारा लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लीजिए। 49 में अगर 35 आपका जो है कि शहद हो गया, तो 49 में से 35 गया तो कितना, 14 लीटर जो है पानी हो गया।
अब क्या कहता है, यहाँ जो है शहद और पानी का ही अनुपात है। शहद हो गया 35 और पानी हो गया है 14। अब कहते हैं पानी में कितना पानी और मिलाएंगे, तो पानी में हम मानते हैं x मिला देते हैं। तो अनुपात कितना करना है, 7:4 यानी 7/4। ठीक है, ये शहद है, ये पानी है। पानी में अगर हम x लीटर मिलाएंगे तब 7/4 होगा। यहाँ से देखिए 7 से 7 5 6 35, क्रॉस गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 बराबर में इधर हो गया कितना, तो 14 + x। तो x बराबर कितना होगा, 20 - 14 अर्थात 6। यानी कि आपका जो कहेगा कि पानी का मात्रा कितना, तो आप 6 लीटर इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार है कि इनका औसत 16 है। तो देखिए ABCD का औसत कहता है 16, तो A + B + C + D औसत 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, आंकड़ा से गुना करते हैं। तो 4 गो संख्या है तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 16 × 64, यानी ABCD का औसत दिया था 16। तो 4 से गुना कर दिए तो योग निकल गया। अब देखिए फिर कहता है AB का औसत 9.5 है। AB का जो औसत है यह है 9.5। तो A + B का योग अगर निकालिएगा तो 9.5 औसत है, तो 2 से गुना करेंगे क्योंकि आंकड़ा 2 है। तो यह हो गया कितना, 19 है ना। अब पूछता है कि C और D का औसत क्या है। तो देखिए A + B + C + D में से A + B घटाइएगा तो बचेगा आपको CAD। तो ये कितना हो गया, 14 में से 9 गया तो 5, ये 5 में से 1 गया तो 4, 45। अब जो ये भाग बचा है इसको घटाने के बाद तो क्या बचा, C + D ही बचा। तो C + D अगर 45 है तो औसत निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा, आंकड़ा से भाग देना है। तो 45/2, क्योंकि आंकड़ा 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22.5। ठीक है, 4 ABCD का औसत दे दिया था यहाँ पे, और उसमें से हम क्या किए, उसका योग निकाल दिए। अब जो है कि कहता है फर्स्ट AB का औसत 9.5 है, तो यहाँ से इसका योग निकाल दिए, और तब जो है कि इसमें से घटाने के बाद CD का योग आया। तो औसत निकालना है तो क्या करते हैं कि आंकड़ा से भाग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है 7 परिणामों का औसत 16 है। 7 परिणामों का औसत 16 है, जिसमें से पहले दोनों का औसत 15, अंतिम दोनों का औसत 20 होता है। अब शेष परिणामों का औसत क्या होगा, अब शेष परिणामों का औसत देखिए, 7 परिणामों का औसत 16 है, तो 7 का योग क्या होगा, 16 औसत है तो 16 गुने आंकड़ा 7 है, 16 × 7 112, योग निकाल दिए। अब उसके बाद कहता है पहले 2 गो का औसत 15 है, तो 2 का योग निकाल लेते हैं। 2 गो संख्या का योग क्या हो जाएगा, औसत है 15, तो 15 × 2 यानी 30। अंतिम 2 गो का औसत यहाँ दे दिया कितना, तो 20। तो यहाँ पर अंतिम 2 गो का और योग निकाल लेंगे तो 20 × 2, क्योंकि आंकड़ा 2 है तो कितना हो गया, 40। अब ये जो अलग से था 2 2 कितना, 4 गो हो गया, तो 4 का योग कितना हो गया, 70। और यहाँ 7 का योग दिया हुआ तो कहता शेष, तो ये 4 गो का तो दे ही दिया, इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 112 में से 70 गया तो 42। अब बचा इधर संख्या कितना, तो 7 में से 4 गया तो
3 गो संख्या, तो 3 का योग कितना बच गया, इसमें से घटाने पे 42। इसीलिए औसत योग बट्टा आंकड़ा, तो 3 से काटेंगे तो कितना 14, यानी कि 14 जो है आपका इसका औसत हो गया। शेष जो बाकी जो संख्या बची है वह उसका औसत 14 हो गया। ठीक है, सवाल समझ गए। 7 संख्याओं का औसत था 16, तो हम योग निकाल दिए, गुना कर दिए आंकड़ा से। फिर 2 का दे दिया था, शुरू वाले 2 का, अंतिम 2 का, तो दोनों का 2 मिला के 4 गो का योग हो गया 70, और शेष का पूछा था 7 में से 4 गया, तो 3 संख्या का योग कितना, यहाँ भी घटा लिए तो 42। तो औसत के लिए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना सरल सवाल पूछा है। कहता है 75 का 15% बराबर व्हाट। अब कहेंगे इतना ऐसा सवाल पूछ सकता, पूछा था आज के दिन में। तो 75 का मतलब गुना 15, परसेंटेज मतलब बट्टा में 100। जब भी 0 बट्टा में हो पूर्ण रूप से ना कटे तो उसको काटिए भी मत, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, आप इसको सीधे गुना करिए। 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 7 112 होगा। और 2 गो 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 11.25। सीधे गुना कर दीजिए, और 2 गो 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। कितना सरल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा, कहता है 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट। लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए इसका ट्रिक होता है x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत, कभी लाभ भी होता है कभी हानि भी होता है। प्लस आने पे लाभ होता है, माइनस आने पे हानि। इसका ट्रिक क्या है, x माइनस वाई बट्टा वाई गुना 100। ठीक है, अगर इसमें प्लस आ गया तो कहेंगे लाभ है, माइनस आ गया तो कहेंगे हानि है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को जो है हल करते हैं इसी ट्रिक में। यह आपका फॉर्मूला है, देखिए इस फॉर्मूला पे हल करते हैं तो कितना 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी ये हो गया x, इतना वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया y। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 240 माइनस 160, अब बट्टा में कितना y अर्थात 160 गुना 100। आप इसको घटाइएगा तो 80 आएगा, 80 और नीचे में 160, तो 80 दूना 160 और 2 से काटिएगा तो 50, अर्थात कितना 50% का लाभ। और प्लस में ही है, सवाल में भी वैसे लिख दिया था लाभ परसेंट ज्ञात करना है, और वैसे भी यहाँ प्लस आया है तो अपने आप समझिए कि लाभ ही होगा। याद रखिएगा इस ट्रिक को कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट बराबर x माइनस वाई बट्टा वाई गुना 100। प्लस आने पर लाभ, माइनस आने पर हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार अपने सभी सामानों की कीमत खरीद कीमत से 50% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, और फिर इस पर 25% का छूट देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा,
क्वेश्चन देखिए, पहले 50% बढ़ा दिया और बाद में 25% का छूट दिया। तो एक्स वाई का ट्रिक बताए थे पिछला वीडियो में, बढ़ाया तो प्लस, घटाया तो माइनस। ठीक है, 50 बढ़ाया 25 घटाया, प्लस माइनस का गुना करके यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 50 गुना 25 बट्टा 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए 50 में से 25 गया तो बचा 25, माइनस यहाँ हो गया कितना, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ 25 पंचे 125 दशमलव, 1 0 है, एक अंक के बाद दशमलव, 25 में से 12.5 गया तो 12.5% का जो है यहाँ पर 50% बढ़ाया और 25% घटाया तो इसको कितना फायदा हुआ, इसको जो है 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न में कहता है 12% की छूट, 12% की छूट देने पर विक्रेता को 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है यदि वह कोई छूट ना दे तो कितना लाभ मिलेगा। देखिए परसेंटेज के लिए हम आपको बताए थे, कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होता है। कहता है तो आपका अंकित मूल्य भी 100%, क्रयमूल्य भी 100%। 12% का छूट का मतलब कितना, 100 में से 12 गया तो 88%। 88% का छूट, 88% पे बेचते हैं तो आपको लाभ कितना होता है, तो 10% का। तो क्रयमूल्य में 10% से ज़्यादा हुआ तो ही लाभ मिलेगा। तो 100% में 10% का लाभ यानी 110%। 88% अंकित मूल्य पे बेचते हैं तो आपको 110% मिलता है, यानी कि क्रयमूल्य से 10% अधिक। अब कहता है कोई छूट ना दे, यानी अंकित मूल्य 100% हुआ ना, तो 100% में बेचेंगे तो कितना फायदा। तो देखिए यहाँ पर जो है 88% पे 110 मिलता है, तो यहाँ पर आप जो है कि एक बार 1% बराबर कितना, तो 110 बट्टा 88। तो इसीलिए कोई छूट नहीं, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 110 बट्टा 88 गुना 100। ठीक है, यहाँ देखिए तो 11 दाहिन का हो गया, 110, 11 8 88 हो गया। अब यहाँ से देखिए तो 4 दूनी 8, ये हो गया 5 दूनी 10, 4 से काटिए तो 4 से 25, तो 25 पंचे 125 पर बेच रहे हैं तो फायदा कितना, 100 रुपया तो आपका लाभ ही, आपका क्रयमूल्य है ना, तो कितना हो गया, तो मात्र 25%। यानी अगर कोई छूट नहीं दीजिएगा तो 25% का फायदा होगा। 88% 110 के बराबर, तो 100% बराबर 125 के बराबर, तो 100 से जितना एक्स्ट्रा हुआ वो लाभ में हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कोई धन, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न पूछ दिया, साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज में कहता है कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया तथा 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए 3 साल में 690 और 5 साल में यहाँ पर 750, तो 3 साल और 5 साल में कितना, 2 साल का फर्क आया। तो 2 साल में देखिए कितना रुपया बढ़ा, तो 750 माइनस 690 यानी 60 रुपया। कितना, 2 वर्ष के अंतर में, मात्र 2 साल में 60 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना, तो 60 बट्टा 2 यानी 30 रुपया। तो यहाँ पर या तो हम 3 वर्ष का निकाले या 5 साल का, मान लिया 3 साल का निकाले, यहाँ 3 साल का दिया हुआ है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 30 गुना 3 यानी 90 रुपया। अब 90 रुपया ब्याज हो गया, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। अब देखिए ब्याज कितना है, तो 90 रुपया गुना 100,
बट्टा मूलधन कितना, तो देखिए 90 रुपये इसमें ब्याज ही है तो घटा लेंगे तो 600 बचेगा, और समय कितना, तो यहाँ जो 90 रुपया ब्याज है 3 साल में ना, तो यहाँ लिख देंगे 3 साल। अब यहाँ देखिए 00 खत्म, 6 से काटिए तो 15 छके, और 3 से काटिए तो 3 पंचे, अर्थात ये जो 5 जो आया 5% यही आपका दर है। ठीक है, क्या किए दोनों को माइनस कर दिए, तो 2 साल में देख रहे हैं 60 रुपया बन रहा है, तो 1 साल में 30 रुपया, तो 3 साल में 30 या 90 रुपया, तो जब 90 रुपया आपका ब्याज मिलता है तो यहाँ पर जो है 690 रुपया में से 90 रुपया गया तो 600 रुपया मूलधन हुआ, तो 600 रुपया मूलधन और समय 3 साल में 90 रुपया, तो यहाँ से दर के फॉर्मूला पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तो 18 माह बाद राशि क्या होगी। यानी मिश्रधन पूछा, छमाही चक्रवृद्धि ब्याज है और 20% दर है, 10,000 रुपया मूलधन है, 18 महीने का समय है, तो देखिए छमाही दे है तो 6 महीने पे हिसाब होगा। तो कभी भी बताए थे यदि वार्षिक ब्याज की दे छमाही हो तो समय को 2 गुना करते हैं और दर को 2 से भाग देते हैं। तिमाही होने पे समय को 4 गुना, दर को 4 से भाग। छमाही है तो हम 2 गुना करेंगे। देखिए ए का फॉर्मूला, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर T। तब मिश्रधन कितना यही तो निकालना है। मूलधन हो गया 10,000 × 1 + दर कितना था 20% बट्टा 100। 18 माह का मतलब कितना हो गया, 18 माह का मतलब 3 छमाही, 6 × 18, समय हो गया 3, और दर में 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि छमाही था इसीलिए दर में 2 से भाग भी देना है। यहाँ हो गया 1 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ये कितना हो गया 10,000 गुना यहाँ पे 10 और 1/10 हो गया, और 1 जोड़ेंगे तो 11/10, 11/10 का क्यूब। अब यहाँ से आप देख लीजिए 10,000 गुना 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000, 000 खत्म, तो कितना हो जाएगा 13 31 और 1 0 आ गया, यानी 13,310 रुपया जो है 13,310 रुपया आपका मिश्रधन मिलेगा 18 महीने बाद। ठीक है, कोई दिक्कत, सवाल समझ गए। छमाही था चक्रवृद्धि ब्याज, तो छमाही में क्या होता है, समय को 2 से गुना किया जाता है और दर को 2 से भाग दिया जाता है। तो वहाँ वर्ष में नहीं था, महीना में था, तो हम उसको तुरंत जो है समय में कैसे बदल दिए, क्योंकि नहीं तो अगर हम इसको 2 गुना वाला सिस्टम करते तो आपको पहले वर्ष में बदलना पड़ता है, फिर उसको 2 से गुना करते। हम डायरेक्ट छमाही को 3 छमाही समझ लिए 18 महीने के लिए, और दर को 2 से भाग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है एक किसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में तथा B इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है, तो A + B मिलकर इसको कितना दिन में समाप्त करेगा। सवाल यहाँ समझेंगे। A जो है, A आपको A जो है 2/5 भाग काम को 8 दिन में, और B जो है 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों इस काम को कितना दिन में। तो देखिए A जो है 2/5 भाग 8 दिन में, तो कुल के लिए क्या करते हैं, जब बट्टा में प्रश्न हो तो उल्टा से गुना कर देते हैं। तो 2/5 का उल्टा 5/2, 2 चौके 8 यानी 20 दिन। अब B का
3/4 भाग जो है 15 दिन में, तो कुल के लिए क्या करेंगे, उल्टा से गुना करेंगे तो 4/3। यहाँ 3 से 3 पंचे 15 अर्थात 5 चौका 20 दिन। तो कहता है दोनों मिल करके, तो देखिए दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया, 20 ही हो गया। 20 एकान 20, 20 एकान 20। तो देखिए ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना, तो 1 1 2 काम, इसीलिए काम कितना 20 है, तो 20/2 यानी कि 10 दिन में। ठीक है, बट्टा वाले प्रश्न में बताए थे कि उल्टा से गुना कर देते हैं तो क्या होता है, उल्टा से गुना करने पर इसका कुल समय निकल जाता है, मतलब कितना समय में पूरा काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में कहता है 2 गाड़ियां एक ही दिशा में क्रमानुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तेज गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए क्या बताए थे कि कोई जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में चले तो चाल को हम घटा लेते हैं, और जब विपरीत दिशा में चले एक दूसरे के अपोजिट में तो चाल को जोड़ा जाता है, और ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। अब एक ट्रेन में दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पीछा करने की बात नहीं चल रही है, उस ट्रेन में बैठे आदमी को पार करने की बात हो रही है। यानी जिस ट्रेन को कह रहा है कि वो पार कर रही है तो उस ट्रेन की लंबाई ही जो है उसका दूरी का काम करेगा। तो वही आपका फॉर्मूला, लंबाई का मतलब दूरी से है, तो दूरी बराबर लिखेंगे चाल गुना समय। ये दूरी जो हुआ यही ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई अर्थात दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाल, एक ही दिशा में चाल घटेगी, तो यहाँ देखिए एक 60 है और एक 40 है, तो क्या करेंगे 60 माइनस 40। ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5/18 से गुना करने पे मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड हो तो 18/5 से गुना करने पर वह किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है, और समय कितना लगता है तो 5 सेकंड है ना, यही दिया है ना। अब यहाँ देखिए घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हो गया आपका 9 दूना 18, और यहाँ जो है 10 दूना, क्योंकि 20 हो गया घटाने पे। अब देख लीजिए ये हो गया 5 5 25, और यहाँ पे 10, 25 दाहिने का 250/9। पूर्णांक में इसका जो है लंबाई जो है इस तरह से 9 दूना 18, 7 हो गया 9 7 63, 7/9, इस तरह से मीटर में आंसर हो गया। 27.7/9 मीटर, शायद पूर्णांक में आंसर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। वैसे भी क्षेत्रफल जो होगा
तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर में ही ना, और आयतन क्यूब में होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे जो है कि ये दोनों जो है विकर्ण दिए गए हैं, फॉर्मूला में होता है विकर्णों का गुणनफल। इसी को लिखते हैं क्या, 1/2 इंटू d1 d2। डी का मतलब विकर्ण से ही है, तो सीधे फॉर्मूला बैठाइए 1/2 गुने एगो विकर्ण दिया है कितना 10 और एक विकर्ण दिया हुआ है 20, तो 2 से काटेंगे 2 दाहिन, यानी कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सीधे फॉर्मूला बैठा देंगे, बस हो गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर में लिख दिया है, क्या होगा जिसकी त्रिज्या